प्रसन्नता को सहज स्वभाव का अंग बनाना चाहिए। सामान्य कार्य करते हुए भी मुस्कान होठों पर खिलती रहे। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति ऐसी सशक्त हो कि उसके आगे खींच, निराश, थकान जैसे लक्षण प्रकट हो सके। प्रतिकूलताएं, परेशानियों, उलझने, समस्याएं तो हर किसी के सामने थोड़ी बहुत बनी ही रहती है। उसका समाधान करने के लिए मानसिक संतुलन आवश्यक है, अन्यथा मानसिक तनाव खींच एक और नई व्याधि बनकर सिर पर चढ़ दौड़ती है। जो शक्ति समाधान में लगनी चाहिए वो इन्हीं उद्विग्नताओं में नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में उबरने के लिए जो कुछ करना संभव था वह भी नहीं होने पाता। प्रसन्नता का स्वभाव बना लेना उत्साह, संतुलन और साहस का अभ्यास बढ़ा लेने जैसा है। यह एक मानसिक टॉनिक है जिससे निरंतर नई शक्ति उभरती रहती है। ऐसे स्वभाव वाले सदा अधिक मात्रा में अधिक अच्छे स्तर का काम करने और सफलता अर्जित करने में प्रथम रहते हैं। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति चेहरे पर खिले गुलाब पुष्प जैसी दिखती है, जिससे कुरूप शक्ल सूरत वाला व्यक्ति भी सुंदर लगता है। मुंह लटकाए खींचते व्यक्ति को देखकर सभी उससे बचने का प्रयत्न करते हैं। प्रसन्नता को सफलता का सूचक माना जाता है। निराशा की, अयोग्यता की असलियत का दूसरे लोग किसी के संबंध में अपनी मान्यता इसी आधार पर पक्की करते हैं। उन्हें इतनी फुर्सत तो होती नहीं कि परिस्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझे। एक नंबर में उदास, हताश व्यक्ति अयोग्य, अभागा समझ लिया जाता है और उससे संबंध साधकर अपनी प्रसन्नता गंवाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इसलिए दर्पण को बार बार देखकर अपनी मुख मुद्रा को प्रसन्नता भरी बनाए रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। कुछ समय के प्रयत्न से वह एक अच्छी आदत के रूप में स्वभाव का अंग बन जाता है। व्यक्तित्व की प्रखरता में चार चांद लग जाते हैं। हंसता व्यक्ति दूसरे को हंसाते रहने में समर्थ होता है। सुगंधित वस्तुओं के समीपवर्ती वस्तुएं भी सुगंधित हो जाती हैं। आग की गर्मी अपने आसपास के पदार्थों को भी गर्म कर देती है। ठीक उसी प्रकार निराशा, खींच, उदासीनता जहां दूसरों को दूर रहने के लिए धकेलती है, उसी प्रकार प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करने वाले छोटे से छोटे कार्य भी अपना उत्साहवर्धक प्रभाव छोड़ते हैं। प्रसन्न किए गए व्यक्ति का संचित मनोमालिन्य नष्ट हो जाता है। कभी कोई बुरी मान्यता बन गई तो वह भी बात की बात में समाप्त हो जाती है। सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह और उल्लास की मनःस्थिति बनाए रहने का परिपूर्ण प्रयत्न किया जाए। इस प्रसाद को उन सब में भी बांटा जाए जो अच्छे हो, उनकी चर्चा करके अगले दिनों और भी प्रगतिशील कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। भविष्य के आशाजनक होने की संभावना व्यक्त करते हुए नई आशा और उमंग जगाने का प्रयत्न किया जाए। हंसते रहने की आदत अपने आप को अधिक सुंदर, आकर्षक एवं समर्थ सिद्ध करने की अच्छी प्रक्रिया है। इसे अपनाने वाले अधिक कार्यरत रहने, आगे बढ़ने, ऊंचे उठने का अवसर प्राप्त करते हैं। दूसरों को भी वे अपने साथ आगे घसीट ले जाते हैं। उसके विपरीत उदास रहने वाले, बूढ़ों जैसी उदासी लादे रहने वाले सदैव अनाकर्षक, उपेक्षित और असफल प्रतीत होते रहते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रहने के लिए मुस्कराते रहने की आदत एक अच्छे खासे टॉनिक का काम देते हैं। ऐसे बिना कीमत खर्च किए मिलने वाली रसायन का लाभ हर किसी को उठाना चाहिए। संघर्ष पराक्रम स्काउटिंग मनोवृत्ति का दूसरा चरण है फाइट संघर्ष। ये प्रक्रिया अपने आप से आरंभ करनी चाहिए। देखना चाहिए कि अपनी आदतों में कौन दुर्गुण किस मात्रा में सम्मिलित हो गया है। आलस्य, प्रमाद की कुठेव में किस हद तक सुधार करने में सफलता पाई है। व्यसनों की बढ़ोतरी तो नहीं हो रही है। कटु भाषण का अभ्यास तो नहीं हो गया है। निराशा, भय, चिंता, उदासी आदि की घुटन मन क्षेत्र को हैरान तो नहीं करने लगी है। गंदगी से समझौता करके अपने व्यक्तित्व एवं वातावरण को फूहड़ बनाने की प्रक्रिया तो नहीं चल रही है।
यदि ऐसा कुछ अनुचित अवांछनीय अपने साथ जुड़ गया हो या जुड़ता जा रहा हो, तो उसे घटाने और साहसपूर्वक उखाड़ फेंकने की मोर्चेबंदी करनी चाहिए। हवा के साथ धूलि के कण घर में घुसते रहते हैं, उन्हें नित्य बुहारने की जरूरत पड़ती है। शरीर और कपड़ों पर गंदगी चढ़ती रहती है, उन्हें रोज धोना साफ करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार अपने भीतर छिपे बैठे जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार उभरने के लिए जोर मारते रहते हैं। इर्द गिर्द घटित होने वाले वातावरण में भी बहुत कुछ अवांछनीय होता है और वह अनायास ही प्रभावित करता रहता है। स्वभाव में भी ऐसी दुर्बलता छिपी रहती है कि अवकाश पाते ही कुकल्पनाएं करने, दोष दुर्गुणों, निंदा, ईर्ष्या आदि का कीड़ा विनोद चल पड़े। मित्रों, स्वजनों में भी ऐसी कितनी ही त्रुटियां होती है, जो आत्मीयता सघन होने के साथ साथ अपने आचरण में सम्मिलित होने के लिए मचलती रहती है। इस पतन पराभव के अनर्थ से सतर्कता पूर्वक न निपटते रहा जाए, तो उसका प्रकोप धीमी गति से चलते रहने पर भी कुछ समय में मनुष्य को गई गुजरी स्थिति का बना देता है। प्रगति के लिए आवश्यक प्रतिभा का अपहरण कर लेना है, अपनी निज की तथा दूसरों की दृष्टि में गिर जाने का घाटा उठाता है। ये स्थिति बनने न पाए, इसके लिए व्यक्ति के हर पक्ष को बुहारने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। सद्गुणों के समावेश एवं विकास के लिए यह आवश्यक है। आत्म समीक्षा करने और जहां भी खोट दिखाई पड़े उसे सुधारने में समग्र तत्परता बरतने के शौर्य पराक्रम के आधार पर ही जीवन संग्राम जीता जाता है। यह आत्म परिष्कार की प्रक्रिया नित्य कर्म में सम्मिलित रहनी चाहिए। शरीर, वस्त्र, घर, उपकरण आदि की सफाई की तरह व्यक्तित्व के किसी भी भाग में किसी भी मात्रा में घुलती मिलती जा रही अवांछनीयता का हाथों हाथ निराकरण करना चाहिए। ये वस्तुतः वह महाभारत है जिसमें निरंतर लड़ते रहने के लिए गीताकार ने अर्जुन को आवश्यक तर्क, तथ्य, प्रमाण और आधार प्रस्तुत करते हुए संघर्षशील होने के लिए सहमत किया था। सभ्यता के श्री गणेश में इस जागरूकता और स्वच्छता की पक्षधर संघर्षशीलता को अपनाने का असाधारण महत्व। बाह्य क्षेत्र में भी बुराइयों की कमी नहीं है। श्रेष्ठता की अपेक्षा निकृष्टता अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसको दरगुजर करते न रहा जाए तो विष बेल की तरह उसे फैलन फूलने का शुभ अवसर मिल जाता है। अवांछनीयता से यदि जूझा न जाए तो वह और ही गवली, हठीली एवं आक्रामक होती जाती है। संसार में बुराइयों की जो बेल फैलती दिखती है, उसमें दुर्जनों का दुस्साहस ही एकमात्र कारण नहीं है। इससे भी बड़ा कारण है सज्जनों का संगठित और संघर्षशील न होना। वे प्रयत्न बिखरे और अन्यमनस्क देखे जाते हैं। फलतः दुष्टता और भ्रष्टता को अपनी दुर्भिसंधि आसानी से पूरा करते रहने का अवसर मिल जाता है। प्रतिरोध के अभाव में खेतों को खरपतवार, घर में कीड़े मकोड़े और शरीर में विषाणुओं का प्रवेश निर्धारण गति से चल पड़ता है। इसलिए बाह्य क्षेत्र में भी अनौचित्य के प्रति असहयोग, विरोध एवं संघर्ष का रुख अपनाए रहना आवश्यक है। क्षमा और उदारता के नाम पर अनाचार को रोकने में कृपणता दिखाना एक प्रकार की आत्म प्रवंचना है। अनीति के विरुद्ध जुझारू रुख अपनाए रहने पर ही सज्जनता की सत्प्रवृत्तियों को जीवंत रखा जा सकता है। इन दिनों कुरीतियां, अंधविश्वास, अनाचार और अवांछनीयता दिन दिन अधिक बढ़ती जा रही है। इसमें दोषी वे लोग भी हैं जो प्रतिरोध की उपेक्षा करते हैं, उस ओर कदम बढ़ाने से डरते हैं। ये लांछन किसी को लगने नहीं देना चाहिए कि भीतरी और बाहरी में गंदी बढ़ने दी गई और उन दो मोनों पर सड़ने के लिए कोई कारगर साहस नहीं दिखाया गया। प्रतिस्पर्धा, प्रगतिशीलता भी एक प्रकार का संघर्ष ही है, जिसकी प्रेरणा उत्तेजना द्वारा गई गुजरी स्थिति से सही स्तर तक पहुंचा और सही स्तर से ऊंचा उठकर मूर्धन्य बन जाती है। उसी मानवों में से प्रत्येक को औचित्य के पथ पर संघर्ष में निरंतर रत रहना पड़ा है। ऊंचा उठने की महत्वाकांक्षा इस प्रकार के साहस को क्रियान्वित करने के लिए निरंतर आह्वान करती रहती है।
स्काउट आंदोलन में सैनिक चाल ढाल अपनाने के लिए वैसा रहन सहन अभ्यास में उतारने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। प्रशिक्षण सभ्यता के शुभारंभ का तीसरा चरण है फीड, अर्थात प्रशिक्षण अधिक जानने, अधिक सीखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। योग्यता, क्षमता, विशेषता, वरिष्ठता के बीजाकुर तो सभी में होते हैं, पर उन्हें सुविकसित करने के लिए हर किसी को बड़ी बड़ी प्रयत्नशीलता का परिचय देना पड़ता है। मनुष्य आरंभ से शिक्षार्थी रहता है और उसे अंतिम सांस तक सीखने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, जो उपयोगी एवं आवश्यक है। ज्ञान संपदा का संचय ही वस्तुतः सच्चे अर्थों में सुसंपन्न बनाता है। सुसंस्कृत भी इसी रीति नीति को अपनाने पर बना जाता है। सीखने में असमर्थ रहने पर व्यक्ति कूप मंडूक के स्तर का संकीर्ण सीमाबद्ध ही बनकर रह जाता है। इस जोखिम को नहीं उठाना चाहिए। अनाड़ियों को ही अभावग्रस्त रहना पड़ता है और वे ही अशक्त, दुर्बल, अयोग्य समझे जाते हैं। इस अभिशाप से मुक्ति पाने और दिलाने के लिए सद्ज्ञान की उपासना आवश्यक है। मनीषियों के पद चिन्हों पर चलते हुए हर विचारशील को अधिक जानने, अधिक सीखने, अधिक अनुभवी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुतों के लिए ये संभव होता है कि संसार की दृष्टि में बहुत कुछ भला बुरा करते रहने पर भी अपने लिए मात्र उपयोगी वस्तुएं ही वयन करते हैं। जिसकी जानकारियां जितनी कम है वह उतना ही संकीर्ण रहेगा और अपने सीमित भाव को ही सब कुछ मानकर पूर्वाग्रहों पर अड़ा रहेगा। यथार्थता को समझ पाना और परिस्थितियों आवश्यकताओं के अनुरूप सही मार्ग अपना सकना उसके लिए शक्य ही न हो सकेगा। उचित यही है कि वर्तमान ज्ञान को अपर्याप्त मानकर अधिक मात्रा में अधिक सही जानकारियों को एकत्रित करते रहकर अपने ज्ञान भंडार को क्षुद्र से विशाल और विशालतर बनाते रहा जाए। वह समय पर अपने काम भी आ सकता है और दूसरों को सही परामर्श दे सकने में भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आलस्य का माहौल सुवितरित क्षेत्र में फैला पड़ा है। उपयोगी सोचने और करने वाले लोगों को भी यह आसान दिखाई पड़ता है। इसी कारण वे पिछड़ी स्थिति में बने रहते हैं। इतना भी नहीं कर पाते कि अपने संपर्क क्षेत्र में आने वालों को विचारशील बना सके। जो विचारशील नहीं, वह अनौचित्य से बचने और अनौचित्य की प्रगतिशीलता अपनाने में सफल समर्थ नहीं हो सकता। इस प्रकार अज्ञान एक प्रकार का दुर्भाग्य ही बनकर रहता है। अपने देश में भी अभी साक्षरता का लाभ सर्वसाधारण को नहीं मिल पाया है। प्राय 3/4 अशिक्षितों से अपना समाज भरा पड़ा है। इसके लिए गरीबी मिटाने का प्रयत्न करना नितांत आवश्यक है। उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि शिक्षा बढ़ाओ के लिए प्रबल प्रयत्न किया जाए, प्रचंड आंदोलन चलाया जाए। इस हेतु यदि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति 5 को साक्षर बनाने का संकल्प करे तो इतने भर से ही अपने समुदाय पर अभिशाप की तरह छाई हुई निरक्षरता का कलंक दूर हो सकता है। आवश्यकता केवल संकल्प और इच्छा शक्ति की है। उसके होने पर समय न मिलने, साधना न होने, प्रभाव न पड़ने जैसे बहानों का सहज ही अंत हो सकता है और अशिक्षित समझा जाने वाला अपना समुदाय सुशिक्षा का सुयोग प्राप्त कर सकता है। यह आरंभिक आवश्यकता है। इससे तनिक आगे बढ़ने पर बहुमुखी ज्ञान वृद्धि की आवश्यकता सामने आ खड़ी होती है। अब संसार का, समाज का जीवन क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि उसके प्रत्येक पक्ष की समुचित जानकारी प्राप्त किए बिना रति नहीं। इसके लिए पुराने स्वाध्याय सत्संग वाले, मनन चिंतन वाले माध्यम तो आवश्यक है ही। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय स्तर की स्थापना करनी पड़ेगी। उसे अरूई वाले क्षेत्र में भी रुचिकर बनाने के लिए घर घर पहुंचाने और पढ़ा साहित्य वापस लाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। युग वेतना से जन जन को अवगत कराने के लिए यह नितांत सामधिक भी है और आवश्यक भी। इस संदर्भ में ज्ञान गोष्ठियों के आयोजनों का भी कम महत्व नहीं है। छोटे बड़े आयोजन समारोह होते रहे और उपयोगी ज्ञान संपदा से जन जन को लाभान्वित करने की व्यवस्था बनती रहे। यह आवश्यक है।
प्राचीन काल में संस्कारों, पर्वों, कथा, प्रवचनों, कीर्तनों के माध्यम से यह प्रक्रिया चलती थी। परिवारजक घर घर अलख जगाने के पुण्य परमार्थ में निरत रहते थे। पद यात्रियों का भी यही उद्देश्य था। आज की स्थिति में देखना ये होगा कि किस वर्ग को किस क्षेत्र में किस प्रकार के ज्ञान को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उसकी पूर्ति के लिए सभाओं, सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों के माध्यम से यह कार्य किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर शैली भी इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होती है। व्यवहारिक जीवन के साथ जुड़ने वाली समस्याओं का समाधान, संपर्क एवं प्रभाव क्षेत्र को अधिक सुनियोजित बनाने का कौशल, ये दो ज्ञान विज्ञान के अनुभव अभ्यास के आरंभिक एवं महत्वपूर्ण चरण है। इसके संबंध में सही अनुभव और सही अभ्यास सर्वतोमुखी प्रगति और सुख शांति का पथ प्रशस्त करता है। इसलिए स्काउटिंग अभ्यासों के साथ चिंतन पक्ष के फन फाइट और फीड 3 पक्ष जोड़े गए हैं। आध्यात्म, धर्म और तत्व दर्शन भी अपनी शैली में इन्हीं सुसंस्कारिताओं से संपर्क बढ़ाने का मार्गदर्शन करता है। सभ्यता के प्रत्यक्ष चिन्ह भी यही है। सुसंस्कारिता की ओर भी बढ़े। स्काउटिंग सभ्य और समग्र व्यक्तित्व विनिर्मित करने के लिए छात्रावस्था से प्रारंभ किया गया एक प्राथमिक चरण समझना चाहिए। वो शुरुआत है, उसकी पूर्णता तो शायद पूरे जीवन में भी संभव न हो सके। उस प्रक्रिया को अगले जन्म जन्मांतरों तक जारी रखने की आवश्यकता है। पूर्ण पुरुष ही भगवान के प्रतीक, प्रतिनिधि, देवात्मा या अवतार माने जाते हैं। निज का व्यक्तित्व जब निखरने लगता है तो अनेकानेक विभूतियां उभरने या निखरने लगती हैं। विकसित व्यक्तित्व ही वह पात्रता है जिसमें गहरे सरोवर की तरह सब ओर से विशिष्टताओं का जल भरता चला जाता है। वो जलाशय किस प्रकार कितनों का भला करता है, ये सभी जानते हैं। वे स्वयं भी शोभा पाते हैं और प्राणियों का हित भी करते हैं। ऊंचे पर्वत शिखरों पर बादल स्वयं ही बर्फ की मोटी परत जमाने के लिए जा पहुंचते हैं। हिमाच्छादित शिखर प्रकृति के उच्च स्तरीय सौंदर्य के प्रतीक होते हैं। धीरे धीरे पिघलकर वे पानी के अजस्र स्रोतों द्वारा वनस्पतियों व प्राणियों को जीवन देते हैं। वस्तुतः आत्मनिर्माण के प्रतिफल के रूप में ही अंतरिक्ष से दैवी वरदान बरसते हैं। शास्त्रकार का ये कथन अक्षरशः सत्य है कि अपना आपा ही समर्थ मित्र या घिनौने शत्रु की भूमिका संपन्न करता रहता है। आत्म संतोष और आंतरिक उमंग का उद्गम केंद्र भी यही है। विभिन्न क्षेत्रों की अनेकानेक सफलताएं, संभावनाएं और कुछ नहीं, परिष्कृत व्यक्तित्व के भंडार में भरे हुए मणि माणिक है। हेय या निकृष्ट व्यक्तित्व के लोग आए हुए सुअवसरों का भी लाभ नहीं उठा पाते। ये कथन सत्य है कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करने को कटिबद्ध हों। इसी आधार पर एक को स्वर्ग सुख पाने का निमंत्रण मिलता है और दूसरे को यमदूत नागपाश में बांधकर नारकीय यातनाएं देने के लिए ले जाते हैं। ये पक्षपात नहीं है, वस्तुतः हम ही दोनों स्थितियां उत्पन्न करने के लिए जाने अनजाने स्वयं आग्रह अनुरोध करते हैं। आत्मनिर्माण का अर्थ है भाग्य निर्माण, भविष्य निर्माण। विकसित अंतःकरण खिले हुए पुष्प की तरह दैवी अनुदानों के भौरों, तितलियों को आकर्षित करता है। इस तथ्य को जानने वाले ही गुह्य विद्या विशारद हैं। उन्हें ही त्रिकालदर्शी दूरदर्शी योगी कहा जाना चाहिए। उन्हीं के पुरुषार्थ से प्रभावित होकर रिद्धि सिद्धियां आकाश से उतरती है और जीवन साधना के साधक को निहाल करती है। इस तथ्य और सत्य की उपेक्षा करने वाले जाल जंजाल में भटकते और अनगढ़ पगडंडियों में ठोकरें खाते फिरते हैं। प्रगति का राजमार्ग तो वही है जिसे आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास आदि नामों से जाना जाता है। इस भाग्योदय का श्री गणेश सभ्यता के शुभारंभ से होता है। अध्यापक स्काउटिंग के माध्यम से इसे छात्रों के स्वभाव का अंग बनाने, अभ्यास में उतारने का प्रयत्न करते हैं। जीवन विकास के किसी भी अभिलाषी को इससे अपरिचित नहीं रहने देना चाहिए। यह विषय शिक्षा का अनिवार्य अंग होना चाहिए।
बाल कक्षाओं में स्काउटिंग तथा तरुणों प्रौढ़ों के लिए सभ्यता का शुभारंभ व्यक्तित्वों के सर्वतोमुखी परिष्कार विकास के लिए प्रयुक्त होने चाहिए। इस महाविद्यालय में प्रवेश करने वाले को स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए समूची सतर्कता, जागरूकता और प्रयत्नशीलता नियोजित करनी होती है। इसे दैनिक व्यवहार का अंग बनाने के लिए व्यायाम, श्रम, खेलकूद, कवायद की प्रक्रिया नित्य कर्म में सम्मिलित रखनी पड़ती है। स्काउटिंग में तो ये सब अनिवार्य माना ही जाता है। अन्यों के लिए व्यायामशालाओं, अखाड़ों, जिम्नेशियमों में भी इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। व्यस्त जीवन में भी यह कम किसी न किसी रूप में सभी को अपनाते रहना चाहिए। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसी सुविधा न बन पड़े तो टहलने, दौड़ने, एक स्थान पर उछलने कूदने के P0 T0 जैसे प्रयोग करने चाहिए। अंग संचालन के लिए आसन स्तर के और भी कई प्रयोग निकल सकते हैं। इन्हें नियमित रूप से करने पर जहां मांसपेशियों की सुदृढ़ता, रक्त संचार में नवीनता, फेफड़ों में स्वच्छ वायु का संचार जैसे शारीरिक लाभ मिलते हैं, वहीं स्फूर्ति, उमंग, साहसिकता जैसी प्रखरता परक सामर्थ्यों का भी अभिवर्धन होता है। अच्छा हो कि प्रत्येक प्रतिभा संपन्न इसे अपनाए और अपने संपर्क वालों को इसके लिए प्रोत्साहित करे। इससे सैनिक स्तर की तत्परता उभरती है जिसके सामने आलस्य टिक नहीं पाता। झिझक, संकोच और भीरुता आदि का पत्ता कटता है। ये सब महात्म्य शारीरिक व्यायाम प्रक्रिया का है। मानसिक व्यायाम में व्यवस्था बुद्धि के विकास के लिए समुचित अवसर मिलना चाहिए। मैनेजर, सुपरिंटेंडेंट स्तर की प्रतिभा अपने में विकसित हो सके, इसके लिए ऐसे अवसरों को दौड़कर पकड़ना चाहिए और उत्तरदायित्वों को बहत करने के लिए आगे आना चाहिए। अनावश्यक शंकाशीलता, इरसहमे रहना, झिझक, उत्तरदायित्वों को कंधे पर उठाने में घबराना बुरी आदतें हैं। प्रतिभा और प्रखरता को बिखरने न देकर अपने श्रम, समय और मनोयोग को अपने निश्चित निर्धारित क्रियाकलापों के साथ अनवरत रूप से जोड़ना पड़ता है। साथ ही अपने अधिकार क्षेत्र के साधनों, उपकरणों को सुव्यवस्थित, सुसज्जित रूप में रखने और उपयोग में लाने की अपनी सतर्कता का परिचय देना होता है। अनावश्यक, अनुपयोगी वस्तुओं को या तो ठीक करके उपयोग में लाया जाए अथवा कबाड़ी के यहाँ या कूड़ाघर में पहुंचा दिया जाए। उपयोगी वस्तुएं व्यवस्थित रहें। स्वच्छता इसी को कहते हैं। मानवीय सभ्यता का प्रत्यक्ष पक्ष सफाई के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। गंदगी को प्रधान दुर्गुण माना जाता है। कुरूपता यही है। इसके कारण बीमारियां फैलती है। गंदगी अनगढ़ता की पहली निशानी है। देखने वाले पहली दृष्टि में ही यह अनुमान लगा लेते हैं कि गंदगी लगाए रखने वाला व्यक्ति मानव गरिमा के प्रथम अनुभव से रहित है, एक किस्म का अपमान या लांछन है। स्काउटिंग के साथ स्वच्छता और सुव्यवस्था को अविच्छिन्न रूप से जोड़कर रखा जाता है। वस्तुओं के संदर्भ में जिसे सुव्यवस्था कहते हैं, उसी को मनुष्य समुदाय के संदर्भ में अनुशासन समझा जाना चाहिए। अपने समय और श्रम संपदा के सदुपयोग को समर्थता, शोभा और प्रगति का आधार माना जाता है। वरिष्ठों से यह आशा की जाती है कि अपने परिवार और संपर्क क्षेत्र वाले समुदाय को उपयुक्त कार्यों में क्रमबद्ध रूप से नियोजित रखें। आमतौर से व्यक्ति अपने आप को क्रमबद्धता में बांध नहीं पाते। बालकों को बात बात में सिखाना और पल पल में निर्देश देना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार बड़ी आयु वाले भी व्यवस्था के संबंध में अस्त व्यस्त ही होते हैं। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ठेकेदार, सेनापति, बड़े कारखानों, व्यवसायों के संचालकों आदि में यही विशेषता होती है कि वे संबंधित व्यक्तियों को तत्परतापूर्वक कार्यों में लगाए रहते हैं। उनकी योग्यता, दक्षता, मनस्थिति आदि का ध्यान रखते हुए तालमेल बिठाए रहते हैं। इसी कारण असफलताएं सफलता में बदलवी देखी जाती है। व्यवस्था वृद्धि वालों की तत्परता बहुआयामी होती है। वे कार्यों को उनके महत्व के कम से लगाते हैं। उपलब्ध व्यक्तियों में से जो उन कार्यों के लिए फिट बैठते हैं, उन्हें कार्य सौंपते हैं।
कार्य अधिक सही ढंग से कैसे किया जा सकता है, इसकी योजना बनाते हैं और सिलसिला बिठाते हैं। उसके लिए अनभ्यस्तों को अभ्यास कराते हैं और भूलों को ठीक करने के उपाय बतलाते हैं। कार्य जैसा होना चाहिए वैसा न हो पाना व्यक्ति के प्रमाद और नियंत्रण की सूझबूझ की कमी का प्रतीक है। मनुष्य के पास ईश्वर प्रदत्त समय, श्रम, मनोबल, भावना आदि के अनेक महत्वपूर्ण साधन हैं। इन सबका समुचित और सुव्यवस्थित सदुपयोग किया जा सके तो कार्य क्षमता अनेक गुनी अधिक बढ़ जाती है। उनके सहारे चमत्कारी कहे जाने योग्य उपलब्धियां हो सकती हैं, किंतु दुर्भाग्य से उन्हें सक्रिय रखने और सुनियोजित करने की विद्या बन नहीं पाती। इस कारण उपलब्ध क्षमताओं का एक छोटा अंश ही काम में आ पाता है। फलस्वरूप उपलब्धियां भी स्वल्प ही रह जाती हैं। स्तर की दृष्टि से इसे उपहासास्पद माना जा सकता है। प्रतिभा की पहचान यह है कि न केवल अपनी वरन संबंधित सभी व्यक्तियों की क्षमताओं को सुनियोजित कराया जा सके। ये वास्तविक शुभ चिंतन और हित साधन है। दुलार या पक्षपात के कारण काम का बोझ न पड़ने देना, आराम को, स्वेच्छाचार को शह देना एक प्रकार से किसी अपंग अविश्वस्त स्थिति में पड़े रहने देने का निमित्त कारण बनता है। साधनों की कमी बेशी हो सकती है, परंतु क्षमताओं की दृष्टि से सभी लगभग समान होते हैं। अंतर यह होता है कि किसी ने उनके सदुपयोग में तत्परता दिखाए और कोई उपेक्षा बरतकर उन्हें निष्क्रिय बनाता रहा। प्रबंध शक्ति संपन्न व्यक्ति ही भारी महत्व के कार्यों का सुसंचालन कर पाते हैं। इसीलिए प्रबंधक का मूल्य, महत्व और गौरव अन्य योग्यता वालों की तुलना में कहीं अधिक माना जाता है। कौशल इसी को कहते हैं। नेतृत्व ऐसों को ही मिलता है। सफलता और प्रगति के तत्व गाड़ी के दो पहियों के समान इसी के साथ जुड़े रहते हैं। अपव्यय स्थिरता और प्रगति का शत्रु है। साधनों और क्षमताओं को अनावश्यक रूप से खर्च करने वाले अपने को अमीर, अधिकार संपन्न तो अनुभव करते हैं, परंतु वास्तव में वे अपने भविष्य को अंधकार में बनाते हैं। असंयमी अपने स्वेच्छाचार का अनर्थकारी प्रतिफल हाथों हाथ भुगतते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति धन और समय को प्रदर्शनकारी अनावश्यक कार्यों में खर्च करके सस्ती वाहवाही लूटने व अपने आप को सुविधा संपन्न दिखाने का प्रयास करते हैं। वे उपलब्धियों को बर्बाद करने के बाद आवश्यक कार्यों को पूरा करते समय कठिनाई अनुभव करते हैं। अपनी परेशानी का दोष परिस्थितियों को या भाग्य को देते हैं। ठाट बाट प्रदर्शन विज्ञापन में ही जिनका मन रमता है, उन्हें बचकाना माना जाता है। उन पर यह संदेह भी किया जाता है कि वे पाए गए साधनों का कभी भी दुरुपयोग कर सकते हैं। यह अप्रामाणिकता, विश्वास और सहयोग में कटौती कराती है। विचारशीलों की दृष्टि में अपव्यय की उच्छृंखलता को भी असभ्यता ही माना जाता है। सभ्यता का सार तत्व तो सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। तेजस्वी लोग अपनी जीवन संपदा का अपव्यय न होने दें। जीवन संपदा का कण कण बचाना और उसे उपयुक्त प्रयोजनों में लगाना जीवन का मूल मंत्र है। संयम को इसी दृष्टि से महत्व दिया गया और उसे व्यवहारिक जीवन का तप माना गया है। तप के बदले वरदान मिलते हैं, रिद्धि सिद्धियों के अंबार लगते हैं, इसे सभी जानते हैं। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम, इन चारों की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। उन्हें जीवन साधना का अविच्छिन्न अंग माना गया है। साधना ही सिद्धियों की जन्मदात्री है। जीभ पर चटोरेपन का और कर्कश बोलने का अंकुश लगाया जाने लगे, तो अनियमित अनावश्यक भोजन में जो स्वास्थ्य की बर्बादी होती है, वह नहीं हो। कटु भाषण से अकारण जो मनोमालिन्य बढ़ता है, वह न बड़े जन्नेंद्रिय संयम से जीवनी शक्ति का अनावश्यक हास रुक सकता है और विपरीत लिंग के प्रति सदाशयता का दृष्टिकोण बना रहता है। यह इंद्रिय संयम का प्रथम पक्ष है। इसी प्रकार अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य चीजें न खरीदी जाएं। अनिवार्य कामों के अतिरिक्त घर को न खर्च किया जाए।
दिनचर्या को उतनी व्यस्त रखा जाए कि उस समय की बर्बादी के लिए कहीं कोई गुंजाइश न रहे। इसी प्रकार कल्पनाओं में, विचारणाओं में मात्र रचनात्मक तत्वों को ही स्थान रहे। कल्पनाओं को ईर्ष्या, द्वेष, भय, क्रोध आदि आशंका जैसे मनोविकारों को यदि पास न फटकने दिया जाए, तो उसका परिणाम इन सभी क्षेत्रों में बचत की राशि एकत्रित करेगा और उसे सत्प्रयोजनों में लगाकर अपनों के लिए ही नहीं, सभी अन्य जनों के लिए भी प्रगति का पद प्रशस्त किया जाए। इन्हीं कारणों को देखते हुए संयमशीलता, सादगी, सुव्यवस्था को सभ्यता का प्रत्यक्ष फलदायी पक्ष माना गया है। जो इसे नहीं अपना पाते, उन्हें पग पग पर घाटा एवं अपमान ही सहन करना पड़ता है। दो मानवीय सभ्यता को अपनाकर अपने को प्रगतिशीलों की पंक्ति में बिठाना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि मानवीय गरिमा की पक्षधर मर्यादाओं का श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करें, पर जिन्हें उच्छृंखलता, उद्दंडता, असामाजिकता की परिधि में पाया जाता है, उन वर्जनाओं से बचने और बचाने के लिए कठोर अनुशासन बनाएं। सभ्य जन यही किया करते हैं। प्रत्यक्ष ही सब कुछ नहीं है, परोक्ष का भी अपना महत्व है। प्रकृति में वस्तुएं ही प्रत्यक्ष होती हैं, पर अनेक स्तर की सशक्त सूक्ष्म तरंगे अदृश्य ही रहती है। इसीलिए दृश्य की तुलना में अदृश्य का महत्व अधिक माना गया है। शरीर प्रत्यक्ष है, उसकी हलचलें भी प्रत्यक्ष होती हैं। संपदा, सामग्री और परिस्थिति भी आंखों देखी जा सकती है। सुंदरता का निर्णय नहीं कर सकते हैं, पर मान्यता, आस्था, विचारणा, आकांक्षा, भावना, दृष्टिकोण और चरित्र जैसे चेतना क्षेत्र की विभूतियों को भावना क्षेत्र के अंतःकरण के साथ जुड़ी हुई ही पाया जाता है। वस्तुतः उन्हीं की प्रेरणाओं से जीवन की दिशा धारा बनती है, क्रियाकलापों की श्रृंखला चलती है। इसलिए महत्व की दृष्टि से उन्हीं की गरिमा को वरिष्ठ माना गया है। प्रत्यक्ष सत्प्रवृत्तियों को सभ्यता के नाम से जाना जाता है और अंतःकरण से सन्निहित भावनाओं को संस्कृति कहा जाता है। सभ्यता से भी बढ़कर सुसंस्कारिता का मान महत्व एवं गौरव है। उनकी क्षमता एवं परिधि भी अपेक्षाकृत अधिक है। सभ्यता का श्री गणेश करने वाले अगला कदम सुसंस्कारिता अपनाने के रूप में उठाते हैं। सभ्यता की पूर्णता सुसंस्कारिता के साथ जुड़ने से ही होती है। अन्यथा सभ्यता का व्यवहार कौशल तो कलात्मक छद्म के रूप में भी सीखा अपनाया जा सकता है, उतने भर से बात बनती नहीं, सर्वतोमुखी प्रगति की संभावना सुनिश्चित होती नहीं है। हमें शरीर से सुंदर, स्वच्छ और सुव्यवस्थित तो होना ही चाहिए, किंतु आवश्यक ये भी है कि आदर्शों के प्रति आस्थावान बनाया जाए, दृष्टिकोण में उत्कृष्टता को समाविष्ट रखा जाए, भाव, संवेदनाएं, आकांक्षाएं इस स्तर की हो जिन्हें शालीनता, सज्जनता की पक्षधर कहा जा सके। सुसंस्कारिता के चार आधारों को प्रमुख माना गया है: 1 समझदारी, 2 ईमानदारी, 3 जिम्मेदारी, 4 बहादुरी। इन्हें आध्यात्मिक आंतरिक वरिष्ठता की दृष्टि में उतना ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए जितना कि शरीर के लिए अन्न, जल, वस्त्र और निवास को अनिवार्य समझा जाता है। समझदारी का तात्पर्य है दूरदर्शी विवेकशीलता को अपनाया जाना। आमतौर से लोग तात्कालिक लाभ को ही सब कुछ मानते हैं और उसके लिए अनाचार भी अपना लेते हैं। इससे भविष्य अंधकार में बनता है और व्यक्तित्व का स्तर एक प्रकार से हेय ही बन जाता है। अदूरदर्शिता तुर्त-फुर्त अधिक सुविधा संपादन के लिए लालायित रहती है और इस उतावली में ऐसे काम करने में भी नहीं झिझकती, जिनकी भावी परिणति बुरे किस्म की हो सकती है। मूर्ख चिड़ियां और मछलियां इसी दुर्बुद्धि के कारण तनिक से प्रलोभन में अपनी जान जिंदगी देती देखी गई है। चटोरे व्यक्ति इसी ललक में अपनी स्वास्थ्य संपदा को तहस नहस कर लेते हैं। यौनाचार में अतिवाद बरतने वाले लोग जवानी में ही बूढ़े खोखले होकर अकाल मृत्यु के मुंह में जा घुसते हैं। अपराधी तत्वों में से अधिकांश लोग इसी मोहवृत्ति के होते हैं।
पढ़ने का समय आवारागर्दी में गुजार देने वाले व्यक्ति जवानी में ही दर दर की ठोकरें खाते हैं। नशेबाज भी इसी मूर्खता को अपनाकर धीमी आत्महत्या करने में निधक रूप से लगे रहते हैं। ऐसी नासमझी के रहते आज का, अभी का लाभ ही सब कुछ दिख पड़ता है और भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में सोचने तक की फुर्सत नहीं मिलती। दूरदर्शिता, विवेकशीलता उस अनुभवी किसान की गतिविधियों जैसी है, जिनके अनुसार खेत जोतने, बीज बोने, खाद पानी देने, रखवाली करने में आरंभिक हानि उठाने और कष्ट सहने को शिरोधार्य किया जाता है। दूरदर्शिता उसे बताती है कि इसका प्रतिफल उसे समयानुसार मिलने ही वाला है। एक बीज के दाने के बदले 100 दाने उगने ही वाले हैं और समय पर उस प्रयास के प्रतिफल कोठे भरे धन धान्य के रूप में मिलने ही वाले हैं। संयम और सत्कार्य ऐसी ही बुद्धिमत्ता है। पुण्य परमार्थ में भविष्य को उज्ज्वल बनाने वाली संभावनाएं सन्निहित है। संयम का प्रतिफल वैभव और पौरुष के रूप में दृष्टिगत होने ही वाला है। दुर्बन के सहारे दूर तक की वस्तुओं को देखा जा सकता है और उस जानकारी के आधार पर अधिक बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। आध्यात्म भाषा में इसी को तृतीय नेत्र खुलना भी कहते हैं, जिसके आधार पर विपत्तियों से बचना और उज्ज्वल भविष्य को संभावनाओं का सृजन संभव हो सकता है। सुसंस्कारिता का दूसरा विन है ईमानदारी। कथनी और करनी को एक सा रखना ईमानदारी है। आदान प्रदान में प्रामाणिकता को इसी सिद्धांत के सहारे अक्षुण्ण रखा जाता है। विश्वसनीयता इसी आधार पर बनती है। सहयोग और सद्भाव अर्जित करने के लिए ईमानदारी ही प्रमुख आधार है। इसे अपने व्यवसाय में अपनाकर कितनों ने ही छोटी स्थिति से उठकर बड़े बनने में सफलता पाई है। बड़े उत्तरदायित्वों को उपलब्ध करने और उसका निर्वाह करने में ईमानदार ही सफल होते हैं। इस सद्गुण को सुसंस्कारिता का एक महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है। उसे अपनाने वाले ईमानदारी और परिश्रम की कमाई से ही अपना काम चला लेते हैं। उनकी गरीबी भी ऐसी शानदार होती है जिस पर अमीरी के भंडार को निछावर किया जा सके। सुसंस्कारिता का तीसरा पक्ष है जिम्मेदारी। मनुष्य अनेकानेक जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है। यो गैर जिम्मेदार लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, किसी भी दिशा में चल पड़ते हैं, अपने किन्हीं भी उत्तरदायित्वों से निर्लजता पूर्वक इनकार कर सकते हैं, पर जिम्मेदार लोगों को ही अपने अनेकों उत्तरदायित्वों का सही रीति से सही समय पर निर्वाह करना पड़ता है। स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की, जीवन संपदा का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने की, लोक परलोक को उत्कृष्ट बनाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जो निभाना चाहते हैं, वे ही संतोष, यश और आरोग्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां समझने वाले आश्रितों को स्वावलंबी, सद्गुणी बनाने में निरत रहते हैं और संतान बढ़ाने के अवसर आने पर फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। हजार बार सोच समझते हैं और विचार करते हैं कि अभ्यागत को बुलाने के उपयुक्त सामग्री, परिस्थिति और योग्यता पास में है या नहीं। अभिभावकों, आश्रितों और असमर्थों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने में संकीर्ण स्वार्थपरता उन्हें बाधा नहीं डालती। पेट और प्रजनन तक ही मनुष्य की सीमा नहीं है। धर्म और संस्कृति के प्रति, विश्व मानवता के प्रति, मनुष्य के सामाजिक एवं सार्वभौम उत्तरदायित्व जुड़े हैं, यहाँ तक कि अन्य प्राणियों एवं वनस्पतियों के प्रति भी। उन सभी के संबंध में दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वाह की चिंता हर किसी को रहनी चाहिए। ये कार्य तभी संभव है जब अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगाया जाए। औसत व्यवहारिक स्तर का निर्वाह स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया जाए। यदि लोभ, मोह, अहंकार का, वासना, तृष्णा और संकीर्ण स्वार्थपरता का घटाटोप ऊपर छाया होगा, तो फिर नासमझ खाली बच्चों का मन न तो उस स्तर का सोचेगा और न सयानों से लोक मंगल के लिए कुछ निकालते बन पड़ेगा। आवश्यकताएं तो कोई थोड़े श्रम समय में पूरी कर सकता है, पर वैभव जन्य भौतिक महत्वाकांक्षाएं तो ऐसी हैं जिन्हें पूरी कर सकना रावण, हिरण्यकश्यप, सिकंदर आदि तक के लिए संभव नहीं हुआ।
फिर सामान्य स्तर के लोगों की तो बात ही क्या है। वे हविस की जलती विद्याओं वाली कश्मकश में आजीवन विचरण करते रहते हैं, भूत पलीत की तरह डरते डराते समय गुजारते और अंततः असंतोष तथा पाप की चट्टानें ही सिर पर लाद कर विदा होते हैं। जिन्हें मानव जन्म के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां निभानी हो, उनके लिए करने को तो बहुत कुछ पड़ा है, पर वह सब बंद तभी पड़ेगा जब निजी जीवन में संतोष और सत्प्रवृत्ति संवर्धन जैसे लोक मंगल के कार्यों के लिए समुचित उत्साह अंतःकरण में उमगता हो। जिम्मेदारियां निभाने कर सुसंस्कारिता के लक्ष्य तक पहुंचने वाला यही राजमार्ग है। सुसंस्कारिता का चौथा चरण है बहादुरी। दैनिक जीवन में अनेकानेक उलझनें आती रहती है। उन सबसे निपटने के लिए आवश्यक साहस होना आवश्यक है, अन्यथा हड़बड़ी में समाधान का कोई सही उपाय तक नहीं सूझ पड़ेगा। आगे बढ़ने और ऊंचा उठने की प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। गुण, कर्म, स्वभाव में गहराई तक घुसे जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों से भी निरंतर वह महाभारत लड़ने का कृत्य करना पड़ता है, जिसमें गीताकार ने अर्जुन को प्रशंसा एवं भर्त्सना की नीति अपनाते हुए प्रवृत्त होने के लिए उद्धत किया है। अपने को निखारने, उबारने और उछालने के लिए अदम्य साहस का सहारा लिए बिना कोई मार्ग नहीं। समाज में अवांछनीय तत्वों की, अंधविश्वासों, कुप्रचलनों और अनाचारों की कमी नहीं है। उनके साथ समझौता संभव नहीं। जो चल रहा है उसे चलने देना सहन नहीं हो सकता। उसके विरुद्ध असहयोग, विरोध की नीति अपनाए बिना और कोई चारा नहीं। इसके लिए सज्जन प्रकृति के लोगों को संगठित भी तो करना होता है। ये सभी बहादुरी के चिन्ह है। इन्हें भी सुसंस्कारिता का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। सभ्यता के सर्वतोमुखी क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए जहां स्काउट स्तर की जागरूकता, पराक्रम, प्रयत्न अपनाए जाने की आवश्यकता है, वहीं सुसंस्कारिता को भी बढ़ाने और अपनाने के लिए भरपूर प्रयत्न करते रहने की भी अनिवार्य आवश्यकता है।